हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टाइम टू स्टडी एंड आर्ट। इस वीडियो में हम बीपीएससी 132 के फर्स्ट ब्लॉक का फर्स्ट यूनिट कवर कर रहे हैं, जिसका नाम है उदारवाद यानी कि लिबरलिज्म। ये थर्ड वीडियो है इस चैप्टर की, इस यूनिट की। और अगर आपने इससे पहले की दो वीडियोस नहीं देखी, वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप पहले देखिए, उसके बाद ये वीडियो देखिए, नहीं तो आपको ये समझ नहीं आएगी। इस वीडियो में हम उदारवादी अवधारणा का परिवर्तित क्षेत्र इस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे और आज ये यूनिट फिनिश हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1950 से उदारवादी उपागम में काफी महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिला है। पिछले कुछ समय में 1950 से 60 के इसके प्रमुख तत्वों का मार्क्सवादी उपागम के कुछ तत्वों के साथ भी अभिसरण हुआ है। अब ये राज्य की अवधारणा का प्रयोग करने से भी हिचकिचाती नहीं है, तथा ये सामाजिक परिवर्तन की गतिविधियों का भी अध्ययन करती है या लोकतांत्रिक मूल्यों का भी। तो जो उदारवादी अवधारणा है, इसमें काफी महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिले। 1950 के बाद इसमें परिवर्तन हुआ है और मार्क्सवादी जो उपागम है, उसके साथ भी इसके कुछ तत्वों का मार्क्सवादी उपागम के साथ अभिसरण हुआ है, यानी कि अभिसरण का मतलब मेलजोल। तो उसके साथ अभिसरण हुआ 1950 और 60 के दशक में। और मार्क्सवादी उपागम और उदारवादी उपागम का अभिसरण जो है वो हमने पहले वाली वीडियो में डिस्कस किया है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो वो आप देखिए, तब आपको ये ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो ये जो उदारवाद है, ये लोकतांत्रिक मूल्यों का भी अध्ययन कराते हैं। इसमें सामाजिक परिवर्तन की जो गतिविधियां हो रही हैं उनका भी अध्ययन किया जाता है। और इसमें ज्यादातर राज्य की अवधारणाओं का मतलब राज्य की अवधारणाओं का प्रयोग भी किया जाता है। उसके बारे में सभी चीजों के बारे में बात करते हैं उदारवादी अवधारणा। ये अवधारणा अब जनता को लामबंद करने, बहुसंस्कृतिवाद, पूंजी, सामाजिक पूंजी या चुनावी राजनीति का भी अध्ययन कराती है। तो ये सारे जो मैंने अभी बोले, सारे टॉपिक्स पर अध्ययन कराती है। बहुसंस्कृतिवाद, सामाजिक पूंजी, चुनावी राजनीति, लामबंद करने के तरीके, लामबंद यानी कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों, ओबीसी को लामबंद, दलितों को लामबंद करने, जितनी जितनी भी ये सारे पिछड़े वर्ग होते हैं इनको लामबंद करने पर भी, जनता को लामबंद करने पर भी ये अवधारणा जो है वो उसका भी अध्ययन कराती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे नागरिक समाज। नागरिक समाज में है उदारवादी उपागम का प्रमुख तत्व व्यक्ति की स्वतंत्रता है। लेकिन जब हम राष्ट्र या राज्य के बारे में बात करते हैं तो इसमें समुदाय, जाति समूह, वंचित वर्ग एवं अधिकारों की रक्षा भी शामिल है। मतलब उदारवादी उपागम जो है वो व्यक्ति की स्वतंत्रता पर ही बल देते हैं। लेकिन अगर हम राष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में या फिर राज्य के बारे में बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले आता है समुदाय, जाति समूह की सुरक्षा, वंचित वर्गों की सुरक्षा और इनके अधिकारों की सुरक्षा, ये सब इसमें शामिल होते हैं। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में सभी नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं जो सभी को सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो आपको पता है भारत के संविधान में भारत के नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार दिए हैं, जो हम इसी बुक में आगे पढ़ेंगे। मौलिक अधिकारों के बारे में पूरा चैप्टर है, 5th चैप्टर है, तो उसमें हम इसके बारे में, मौलिक अधिकारों के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो अभी तो मैं आपको ऐसे बता रही हूँ, भारत के संविधान ने भारतीय जनता को 6 मौलिक अधिकार दिए हैं। तो मौलिक अधिकारों की सुरक्षा भी इसमें अध्ययन किया जाता है उदारवादी अवधारणा में इसका। लेकिन कई ऐसे भी हैं, सॉरी सॉरी वो हाथ लग गया था तो वो हट गया था। हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन कई ऐसे भी उदाहरण हैं जहां पर राज्य नागरिकों की रक्षा में असफल रहा है। उदारवादी अवधारणा व्यक्तियों के लोकतांत्रिक अधिकार से संबंधित है। नागरिक समाज संगठन नागरिक समाज से अलग है। तो इसमें बताया गया है कि कभी कभी ऐसा भी हुआ है, जो नागरिकों की रक्षा है उसमें राज्य असफल हुआ है। कभी कभी राज्य जो नागरिकों की सुरक्षा में असफल रहा है। और उदारवादी अवधारणा में व्यक्तियों के लोकतांत्रिक अधिकार की बात की जाती है। लोकतांत्रिक अधिकार के अभी से पहले वाली वीडियो में हम ये सब डिस्कशन कर चुके हैं। लोकतांत्रिक अधिकारों की बात की जाती है उदारवादी अवधारणा में। अब इसमें नागरिक समाज और नागरिक समाज संगठन और नागरिक समाज की बात करेंगे। तो नागरिक समाज संगठन जो है वो नागरिक समाज से अलग होता है, जैसे कि नारी चंडोक ने व्याख्या की है। नारी चंडोक नारीवादी अवधारणा है आई थिंक। तो नारी चंडोक ने व्याख्या की है, नागरिक समाज वह स्थान है जो कि राज्य एवं परिवार के बीच में होता है। उदारवादी उपागम संगठनों एवं व्यक्तियों के अधिकारों की व्याख्या करता है। तो ये नारी चंडोक कहते हैं कि जो नागरिक समाज है वो राज्य और परिवार के बीच होता है, जबकि उदारवादी उपागम संगठनों और व्यक्तियों के अधिकारों की बात करता है, उनकी रक्षा करता है। ये व्यक्ति के अभिव्यक्ति के अधिकार
संगठन बनाने का अधिकार, विरोध जताने का अधिकार तथा जन राय बनाने से संबंधित है। तो इसमें उदारवादी अवधारणा में कौन कौन सा अधिकार शामिल है? एक तो लोगों की अभिव्यक्ति, जनता की अभिव्यक्ति का अधिकार शामिल है। फिर जनता को ये अधिकार है कि वो संगठन बना सकते हैं, भाषण दे सकते हैं, तो ये अधिकार है, इसके भी अध्ययन करता है। उदारवादी उपागम में अध्ययन किया जाता है। और जनता के प्रति विरोध सरकार के प्रति विरोध जता सकती है जनता, ये भी अधिकार है। और जनता अपनी राय बनाकर, एक आम सहमति बनाकर कोई काम कर सकती है, तो ये अधिकार है। ये हमें राज्य एवं समाज के बीच संबंधों को बताने में मदद करता है। तो उदारवादी अवधारणा जो है वो हमें राज्य के और समाज के बीच, राज्य और समाज के जो संबंध है उनको बताने में भी मदद करता है। तो इसमें आपको पता चल गया होगा किस किस चीजों का अध्ययन किया जाता है। अभिव्यक्ति के अधिकारों का अध्ययन किया जाता है, संगठन के अधिकारों का अध्ययन किया जाता है, संगठन बनाने के, आम राय बनाने के अधिकार, विरोध जताने के अधिकार, राज्य और समाज के बीच के जो संबंध है उनके बीच क्या अंतर है उसका। नेक्स्ट है इसका बहुसंस्कृतिवाद। तो उदारवादी उपागम ने केवल व्यक्तियों के अधिकारों की पहचान, न केवल व्यक्तियों के अधिकारों की पहचान करता है बल्कि वह समूह के अधिकारों की भी पहचान करता है। उदारवादी उपागम में समूह के अधिकारों के, व्यक्ति के अधिकारों के साथ साथ समूह के अधिकारों की भी पहचान की जाती है। किसी भी विविधता वाले समाज में सभी विविध समूहों, तो विविधता वाले जितने भी समाज होते हैं उसमें विविध समूह होते हैं, उनके अधिकारों को पहचानता है उदारवादी उपागम, और प्रतिनिधित्व करने का अधिकार देता है उनको, और न्याय व्यवस्था का वितरण करता है। तो यही बहुसंस्कृतिवाद का प्रतीक होता है। जैसा कि पारेख ने 2006 में पारेख ने बताया कि कोई भी बहुसांस्कृतिक समाज विभिन्न समूहों के मांगों की अनदेखी नहीं कर सकता। बहुसंस्कृतिवाद व्यक्तिगत उदारवाद के अलावा व्यक्तियों को सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में देखता है। तो विभिन्न जो उदारवाद है, बहुसंस्कृतिवाद में उदारवाद जो है वो विभिन्न समूहों की जो मांगे उनकी अनदेखी नहीं करता, बल्कि बहुसंस्कृतिवाद व्यक्तिगत उदारवाद के अलावा भी व्यक्तियों के सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में देखता है। मतलब व्यक्ति के जो अधिकार है उनको सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में भी देखा जाता है। इसका अर्थ है कि व्यक्ति संस्कृति के ढांचे में बढ़ता है तथा उसी में जीवित रहता है। वे अपने सामाजिक संबंध भी इसी सांस्कृतिक व्यवस्था में बनाते हैं तथा उसी में विचरित करते हैं। तो वो कहते हैं कि सांस्कृतिक व्यवस्था में जो व्यक्ति है वो अपने सामाजिक संबंध बनाता है और इसी व्यवस्था में रहता है और उसी में ही वो अपने संबंधों को विचरित करता है। ये सभी सांस्कृतिक समुदाय मुख्य तौर पर विभिन्न अधिकारों की मांग करते हैं ताकि वे अपने सामूहिक पहचान बरकरार रख सकें। तो सांस्कृतिक समुदाय जो होते हैं वो अपने अधिकारों के लिए विभिन्न मांगे करते हैं ताकि उनकी जो सांस्कृतिक पहचान है वो खत्म ना हो, उनकी सांस्कृतिक पहचान बनी रहे। ये अधिकार सामूहिक या संप्रदाय अधिकार के रूप में पहचाने जाते हैं। तो जिन अधिकारों की मांग करते हैं वो सामूहिक अधिकार या फिर संप्रदाय के अधिकार के रूप में उनको जाना जाता है। महाजन ने बताया कि बहुसंस्कृतिवाद का संबंध समानता के प्रश्न से है। इसका प्रमुख संबंध विभिन्न समुदायों का साथ जीवन यापन करने से है, जो विभिन्न समुदायों के प्रजातांत्रिक अधिकारों से संबंध नहीं दर्शाता। तो ये जो महाजन है उन्होंने कहा कि बहुसंस्कृतिवाद जो है वो समानता से संबंधित है, यानी कि विभिन्न समुदाय जो है उनका वो एक साथ रह रहे हैं तो उनके जो संबंध है वो उनको एक साथ वो संबंध बनाते हैं, तो इसलिए उनको समानता देनी चाहिए। सभी लोगों को बराबरी से, सभी वर्गों को, सभी समुदाय को समानता देनी चाहिए, बराबरी का अधिकार देना चाहिए। वह संस्कृतिवाद बहुलवाद एवं विविधता से अलग है। जहाँ पर बहुलवाद का संबंध विभिन्न समुदायों के आपसी मेलजोल से है, यहीं पर बहुसंस्कृतिवाद का संबंध जनतंत्र से है। तो ये आपको समझ आ गया होगा, इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। अब आगे पढ़ते हैं। ये विभिन्न समुदायों को सांस्कृतिक अधिकार प्रदान करने की बात करता है ताकि ये समुदाय अपनी संस्कृति, भाषा, लेखनी को कायम रख सके। तो जो बहुसंस्कृतिवाद है वो विभिन्न समुदायों को उनकी जो सांस्कृतिक पहचान है उसके लिए सांस्कृतिक अधिकार देने की बात भी करता है। सांस्कृतिक पहचान जैसे कि उनकी भाषा हो गई, उनकी वेशभूषा हो गई, उनके विचार हो गए, विश्वास हो गए, मान्यताएं हो गई, ये सारी उनकी सांस्कृतिक पहचान होती है। तो इसके लिए जो है अधिकार प्रदान करने की बात करता है बहुसंस्कृतिवाद। अब इसका थर्ड है सामाजिक पूंजी। तो 1990 से सामाजिक पूंजी की अवधारणा का प्रयोग विभिन्न समुदायों के बीच संबंधों को जानने के लिए किया जा रहा है। सामाजिक पूंजी का उपयोग जो है वो
1990 के बाद से शुरू हो गया समाज के बीच के जो संबंध है उनको जानने के लिए, समुदायों के संबंधों को जानने के लिए। ये एक प्रकार से नागरिक समाज एवं जनतंत्र के अस्तित्व में होने का इशारा है। यह अवधारणा ट्रॉक वैली के सिद्धांत से ली गई है तथा इटालियन राजनीतिक विचारक रॉबर्ट पुटनम ने इसे अपनी पुस्तक मेकिंग डेमोक्रेसी वर्क सिविक्स ट्रेडिशंस इन मॉडर्न इटली में भी प्रयोग किया है। इटली के एक राजनीतिक विचारक है रॉबर्ट पुटनम। इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था मेकिंग डेमोक्रेसी वर्क सिविक ट्रेडिशंस इन मॉडर्न इटली। तो इसमें इन्होंने सामाजिक पूंजी का जो है प्रयोग किया था, सामाजिक पूंजी के बारे में बताया था। तो ये कहते हैं कि सामाजिक पूंजी विभिन्न समुदायों में अपनी मेल मिलाप तथा नेटवर्क स्थापित करने के लिए जाना जाता है। ये समुदाय आपस में एक दूसरे के समान मूल्यों एवं विश्वासों को साझा करते हैं। तो ये बताते हैं कि सामाजिक पूंजी जो है वो समुदायों की जो नेटवर्क स्थापित करते हैं उनके बारे में बात की जाती है। ये जो विभिन्न समुदाय होते हैं सामाजिक पूंजी में, ये अपने विश्वासों को, अपने मूल्यों को एक दूसरे के साथ साझा करते हैं और ये एक दूसरे के साथ किस तरह से बिहेव करते हैं, किस तरह से रहते हैं, तो उसके बारे में बताया उन्होंने। नवीन सामाजिक आंदोलनों के उदय के कारण इस परिप्रेक्ष्य की महत्ता को भी इसमें शामिल किया गया है। आशुतोष वार्ष्णेय की पुस्तक जातीय विवाद एवं नागरिक जीवन में भारत में हिंदू एवं मुस्लिम के अंदर इस रूपरेखा का प्रयोग किया, जिसमें भारत के 6 शहरों में जातीय दंगों का अध्ययन किया गया है जो ट्रक वैली की परंपरा से प्रभावित है। तो इसी तरह से सामाजिक पूंजी में जो है भारत में भी अध्ययन किया गया है, जो आशुतोष एक राजनीतिक विचारक है जो इंडियन है। तो इन्होंने भी अपनी एक बुक लिखी जिसका नाम था जातिवाद एवं नागरिक जीवन। इसमें भी इन्होंने भारत में जो हिंदू मुसलमान है तो उनके बारे में, उनके जो आंतरिक किस तरह से वो लोग रहते हैं, ये दोनों हिंदू मुस्लिम जो समुदाय है उनके विश्वास, उनकी मान्यताओं, जो दंगे होते हैं उसके बारे में इन्होंने बताया। तो इन्होंने 6 शहरों में जो जातीय दंगे हुए उसके बारे में बताया इन्होंने अपनी बुक में। जाति के आधार पर जो दंगे हुए हैं वो 6 शहरों में हुए भारत में। तो उनकी बुक, इन्होंने अपनी बुक में उसके बारे में बताया। तो ये जो दंगे हैं, इन्होंने जो अपनी बुक में जो भी भारत के बारे में वर्णन किया है, ये ट्रॉक वैली की परंपरा जो है उससे प्रभावित होकर किया और उससे मिलते जुलते हैं। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही और ये यूनिट जो है वो कवर हो गया है, पूरा कंप्लीट हो गया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछें। थैंक्स।